नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया था कि सितंबर मंथ के फर्स्ट डे पर इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करा जाएगा, जिसमें पूरे दिल्ली स्टेट के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी कह लीजिए, उसके अंदर जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के जॉब के लिए। तो वैसा ही एसएससी ने अपने बात को बिल्कुल कायम रखते हुए यहाँ पर रिलीज कर दिया है नोटिफिकेशन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जॉब के लिए रहेगा। तो मैं वही बात करने वाला हूँ, चाहे जॉब से रिलेटेड वैकेंसी कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या होगी, काम क्या होगा, बेनिफिट क्या क्या होंगे, क्या क्या पावर्स आपके हाथ में होंगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी जॉब से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब तो है ही, लेकिन वो एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पुलिस की जॉब है। और पुलिस फील्ड के अंदर जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, और जिसको भी वो मिलती है तो उससे रिलेटेड वो कैंडिडेट जो होता है जिसको ये जॉब मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर प्राउड फील होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 1 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नोटिस ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। दिल्ली पुलिस आप नाम से ही समझ रहे हैं, यानी कि दिल्ली स्टेट की जो है पुलिस, तो उसके अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी। अब देखिए, मैं यहाँ पे डिस्कस क्या क्या करूँगा। मैंने आपको बताया जैसे कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड, फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का पूरा एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा, पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करूँगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो डिस्कस करूँगा। साथ में आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप इस जॉब पे जाकर अप्लाई कर दें एलिजिबिलिटी के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले चलेंगे। अब देखिए, एसएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको वैसे मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन काफ़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ भरा हुआ है, एक एक चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, मतलब कि फीमेल के लिए भी वैकेंसी है, मेल के लिए भी है दिल्ली पुलिस के अंदर। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 30th ऑफ सितंबर रखी गई है फॉर्म भरने की। साथ में लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है वो भी सेम डे में रहेगी। टाइम आप याद रखिएगा कि 1 घंटा पहले डे जो है एंड होने से पहले पहले कर लें, यानी कि आप जैसे नेक्स्ट डे लगता है उससे पहले पहले ये चीज़ आप कर लें। साथ में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस भी आपका सेम समय रहेगा, यानी फॉर्म की फीस पे करने के भी सेम टाइम रहेगा। डेट ऑफ विंडो फॉर, अब देखिए, करेक्शन करने के लिए 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2 दिन का समय दिया गया है। इन 2 दिन में आप इसमें कुछ भी फॉर्म में चेंज करना चाहें, जो भी एसएससी आपको कहता है, अलाउ करता है उन चीज़ों में। जैसे कि मान लीजिए, हो सकता है कि आपने अप्लाई करते समय अपनी फ़ोटो के अलावा किसी और की फ़ोटो अपलोड कर दी बाय डिफ़ॉल्ट, बाय मिस्टेक, हो सकता है वो अलाउड हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें, साइन या डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड गलत कर दिए, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा गया था तो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बजाय आपने नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया या कुछ और अपलोड कर दिया, तो ऐसी चीज़ों में आपको हो सकता है वहाँ पे करेक्शन करने को मिल जाए। तो ये आपको 2 दिन का समय इसका दिया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, यानी कि आपका एक मॉनिटर, एक पीसी, एक सिस्टम दिया जाएगा आपको आपके सेंटर पे जब भी आप जाएंगे एग्जाम देने, जो कि इस ईयर के एंड के मंथ में होने वाला है। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे एग्जाम आपका होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और कैसा रहेगा, मेरे को लग रहा है, देखिए, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ये आप क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट, मतलब कि जेंडर बैलेंस को देखते हुए वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे, मतलब कि मेल फीमेल दोनों के लिए रहेंगी। ऑल पार्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे आपको बताऊँ एक और चीज़, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि बिटवीन दिल्ली पुलिस एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। अब देखिए, कंट्री के हर हिस्से से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से, मतलब कि किसी भी स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से, प्लेस से, राज्य से, शहर से, नगर से आप अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं, बस वो इंडिया के अंदर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि जो पोस्ट है वो नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल, मतलब कि वो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये बात क्लियर यहीं कर दी गई है। और साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर, द एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज बाय एसएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा, इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस, मतलब कि एसएससी और दिल्ली पुलिस आपस में मिलकर इस एग्जाम को, दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट और एसएससी मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरें। सीबीई यानी कि सीबीटी बोल लीजिए, ऐसे एग्जाम होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम मिलेगा। आपके क्वेश्चन पेपर जो रहेगा स्क्रीन पर वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पर फिजिकल, अब देखिए अभी पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही है तो इसके लिए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होना जरूरी है, जैसे कि आपके हाइट हो गया और आपका वेट हो गया, आपके चेस्ट के जो वो साइज होता है उसके बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे ली जाएंगी, जैसे कि फिजिकल एंड्योरेंस, जैसे कि आपका रेस कराई जा सकती है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। विल बी स्केड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर ही आपको आना पड़ेगा अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो, और दिल्ली के अंदर ही जाकर, दिल्ली स्टेट के अंदर ही जाकर आपको जो है यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस कंडक्ट करा रही है पीई और एमटी को, वो दोनों करा देने पड़ेंगे। इन क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इनको पास करना जरूरी रहेगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ पीई एंड एमटी, मतलब कि जब भी आपका फिजिकल और एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जैसे कि हाइट और वेट और बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसे में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो ओरिजिनल वाले और उनके एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जैसी चीज़ें ले जानी पड़ेंगी और आपको तब दिखानी पड़ेंगी। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाएगा कमीशन के द्वारा, जो भी इस एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट, एंड अदर कंडीशन स्टुपुलेटेड इन द नोटिस, और अगर कुछ भी कंडीशन रही इसके अलावा, वैसे तो फाइनल रिजल्ट आपका कमीशन के वेबसाइट पे मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी चेंज होता है तो वो आपको नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ यहाँ पे पे स्केल पे, डायरेक्ट सैलरी की बात कर लेता हूँ तो 21,700 रुपीज़ सैलरी रहेगी, लेवल 3 है, पे स्केल लेवल 3 रहेगा, जो गवर्नमेंट्स के हिसाब से लेवल डिसाइड होते हैं सैलरी के, तो लेवल 3 है, यानी कि 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये के बीच में यहाँ पे सैलरी रहेगी। आप मान लीजिए कि 25,000 तो कंफर्म है आपके, इतना यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 21,000 बोला है तो उतना अप्रोक्स जाएगा उसकी लिमिट के हिसाब से। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता देता हूँ कि कांस्टेबल की जो है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में मेल के लिए वैकेंसी रखी गई है 2,748, यानी कि 2,748, और उसमें से अभी देखिए ये अलग है सारे कैटेगरी वाइज, तो टोटल अलग है। ईडब्ल्यूएस के लिए 488, ओबीसी के लिए 258, ये सारे के सारे दिल्ली के अंदर रिक्रूट करा जा रहा है, लेकिन आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम टोटल यहाँ पे 4,453, 4,453 वैकेंसी टोटल है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए। अब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में ही अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है या आपका इंक्लूडिंग बैकलॉग, जैसे कि SC ST कैटेगरी की अगर पिछली साल की वैकेंसी रह गई होंगी सेम कांस्टेबल वाले फील्ड में SC ST कैटेगरी से, तो उन सब की इंक्लूड करके आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है, और बाकी आप इस तरीके से देख लेंगे। इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसी भी क्लियर करी जा रही है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। फीमेल के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल्स के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल्स की वैकेंसी है 2,491, यानी कि टोटल वैकेंसी जो है आपकी वो 7,547, यानी कि 7,547 में से आपके 2,491, यानी कि ऑलमोस्ट 2,500 वैकेंसी जो है वो फिल करी जा रही है फीमेल से। अभी आप वैकेंसी में रिजर्व देख सकते हैं, 10% रिजर्व हुई एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जो आर्म्ड नेवी फोर्सेज से आते हैं, पहले वहाँ काम करते हैं और फिर वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 10% वैकेंसी रहेंगी, यानी कि टोटल ये जो आपकी लिखी गई इसके 10% वैकेंसी उनके लिए रहेंगी, यानी कि करीब करीब ये आपकी हो जाएंगी 754 या 55 वैकेंसी ओनली सिर्फ उनके लिए फिक्स रहेंगी।
in each category of constable executive male. Out of the 10 quota means ex-servicemen, half 50% of such quota has been reserved for the following categories of ex-servicemen. तो ex-servicemen में कौन कौन आ रहा है? Having served in the special forces में क्या हो, NSG यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप में हो, तो ऐसे लोग जो रहेंगे उनके लिए रहेगा। तो आप देख सकते हैं ex-servicemen में कौन कौन आ रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सिटीजनशिप की। अगर नेशनैलिटी वाइज अगर कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन हो इंडिया का। एज लिमिट वाइज यहाँ पे बोला गया है कि 18 से 25 यानी कि 18 to 25 ईयर्स अगर उसकी एज है इसके बीच में तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो 1 जुलाई 2023 को 18 कंप्लीट होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए। सेम यहाँ पर डेट दे दी गई है, इस डेट के हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, और इस तरीके से अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी उसमें रिलैक्सेशन देख पाएंगे। अब आपको बता दूं डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक्स यानी कि 10th का सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म में। 10th का भी कर सकते हैं, सिर्फ अकेला 10th का भी आप कर सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या उसके लिए रूल्स हैं, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अपने अपने कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट सबमिट करे जाएंगे कैंडिडेट के द्वारा। जैसे कि कोई SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, तो वो अपना सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करे फॉर्म भरते हुए, जिससे कि उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाए अगर वो एज रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन ही नहीं, फॉर्म की फ़ीस में भी छूट मिल जाती है। जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉर्म की फ़ीस नहीं ली जाती है SSC के रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम में, इस वजह से जो है ये भी फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप देखेंगे 30th सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म की। तो उस दिन तक अगर कैंडिडेट ने जैसे मान लीजिए +2 यानी कि 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी पास करिए किसी भी बोर्ड से एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीड दिल्ली पुलिस पर्सोनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एंड बैंड्समैन बजलर्स माउंटेड कॉन्स्टेबल्स ड्राइवर्स डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया जो 12th पास हो किसी बोर्ड से वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेबल ये है कि अगर किसी ने 11th पास किया है तो बाकी सारे कंडीशन उसके लिए लिखे गए हैं, तो ये आपको देखना है। मतलब मिनिमम 12th पास मांगा गया है। मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड, मेल कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए भी याद रखें कि उनके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और वो भी उनके पास LMV हो यानी कि मोटरसाइकिल कार वाली चीज़ों के लिए जो है लाइसेंस होता है वो वाला हो तब तक। और ये लाइसेंस अगर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं वो कैंडिडेट। लेकिन ये आपके पास LMV लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये आपके पास होना चाहिए जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस और आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, तब तक आपके पास होना चाहिए। और लर्नर लाइसेंस तो बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है, मतलब कि वो लिया ही नहीं जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। कैंडिडेट हु हैड नॉट रिक्वायर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल कर रहा है तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। बाकी आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करते रहेंगे, स्पेशली वो वाले जो यहाँ पे लाइन में आ रहे हैं, इसको जरूर ध्यान में रखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंसेंटिव ऑफ टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए भी बता दिया गया, अगर वो NCC सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम में जो मार्क्स आए होंगे उसके बेस पर। और सेम कैटेगरी वाइज आप अपना रिलैक्सेशन और बेनिफिट देख सकते हैं जो NCC सर्टिफिकेट वाले हैं। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स की वेटेज देख सकते हैं क्या क्या रहेगा, वो आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। एडिशनल मार्क्स मतलब ये है जैसे कि वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग डिग्री है किसी के पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से, या विच विल बी एट द फॉलोइंग स्केल। और अगर वो किसी डिस्टिंक्शन क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या उसने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास करी है तो उस हिसाब से रहेगा। मतलब आपके पास डिग्री भी है तो उसके ही फ़ायदे मिल जाएंगे यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट लेके चलता हूँ। जैसे देखिए ये है
ये आप अपने, ये मैंने लॉगिन करा हुआ पेज। जैसे आप एसएससी के वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड, क्रिएटेड पासवर्ड डालना पड़ता है। जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते थे उन्हें अपना पासवर्ड और नंबर पता होते हैं, और वो इस हिसाब से ये कैप्चा जो होता है, ये वाली चीज़, इसको जो है यहाँ पे फिल करते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे टिक करते हैं, क्लिक करते हैं और वो अपना लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन जो लॉगिन नहीं होते, जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं से बता दूँ आपको, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बाकी आपको खुद अपनी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एक आईडी प्रूफ, ये सब देना पड़ता है, कैटेगरी और बाकी सारी चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें देनी पड़ेंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको कैसे अप्लाई, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। आप फेज़ 11 की जो वैकेंसी आई थी, एसएससी फेज़ 11 वाली, उसके फॉर्म फिलअप पे आप वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर पूरा रजिस्ट्रेशन भी एक एक चीज़ बताई गई है। ये मैंने रजिस्ट्रेशन का क्लियर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप सबसे पहले लॉगिन जैसे ही करते हैं तो आपके पास इस तरीके से पेज आएगा, जहाँ पे आपको अपना यहाँ नाम दिख जाएगा, जैसे यहाँ नाम दिख रहा है, और इस तरीके से नए नोटिफिकेशन जो भी होंगे वो आपको दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अप्लाई है, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। फॉर्म फिलअप की वीडियो जल्दी आ रही होगी आपको, अगर रिक्वायर्ड रहेगी। वैसे भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप की वीडियो बताना जरूरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। बाकी तो कॉमन सी चीज़ें, नॉर्मल जैसे फॉर्म अप्लाई होते हैं वैसे ही अप्लाई होंगे। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। रही बात यहाँ पर पेमेंट पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म भरते समय पेमेंट नहीं करते हैं तो। नहीं तो आप फॉर्म भरते समय ही अप्लाई करने का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें कि फॉर्म में पेमेंट का समय और फॉर्म भरने का समय दोनों इक्वल रखा है, लास्ट डेट। तो इसमें आप ये मत समझें कि पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। अब एक चीज़ और है, यही अप्लाई करने का प्रोसेस है, और उसके लिए फ़ोटो आपको साइन अपना रिक्वायर्ड रहेगा, फ़ोटो रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म में अपलोड करने के लिए, और अपना 10th 12th का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बस इतनी चीज़ अपलोड होंगी और कुछ भी नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ होगी। SC ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन जैसे कैंडिडेट्स और जितने वुमेन कैंडिडेट हों, यानी कि जितनी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उनको फ़ीस नहीं पे करनी, वो कैटेगरी उसके लिए मैटर नहीं करेगी। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए, विंडो में आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें अलाउड है करेक्शन करने के लिए, वो आपके लिए यहाँ लिखी गई है, उसको चेक कर लेना। करेक्शन के लिए चार्ज भी लिया जाएगा। अगर आप देखिए, ये भी चीज़ है कि करेक्शन का मौका दे रहे हैं तो उसके लिए आपसे पैसे भी चार्ज करे जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपये चार्ज हो रहे हैं फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिट एंड मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड 500 रुपये उसके लिए लिए जाएंगे फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिट सेकेंड टाइम। मतलब आप दूसरी बार, एक बार करेक्शन कर लिया और फिर दोबारा करेक्शन करना चाह रहे हैं तो फिर 500 रुपीज़ हो जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट होगी फॉर्म की, ये मैंने आपको बता दिया, चाहे करेक्शन की हो चाहे फ्रेश एप्लीकेशन की हो। सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे एग्जाम के, जो ये जो जॉब के लिए एग्जाम लिया जाएगा, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो एग्जाम लिया जाएगा, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, जो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, ये पूरे इंडिया में हर स्टेट में होगा एग्ज़ाम। मेनली आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है आपका सेंट्रल रीजन, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, दो राज्य ऐसे हैं बिहार उत्तर प्रदेश, इनके अंदर भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर जैसे जगहों पे एग्जाम होगा। ये सारे सिटी हैं, इनके अंदर सेंटर्स की लिमिट कुछ भी कंफर्म नहीं है, कितने भी ज़्यादा सेंटर हो सकते हैं। हो सकता है भागलपुर के अंदर बहुत सारे सेंटर हो, दरभंगा के अंदर हो बहुत सारे सेंटर, लेकिन एक कॉमन आपको आइडिया दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता दिया, तो सेम वही आप समझ सकते हैं। भागलपुर और ये सारी जगहें बताई हैं, इनके अंदर, इन सिटी, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्जाम लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, इनके लिए इनका रीजनल एड्रेस भी बता दिया गया, मतलब कि इनका रीजनल ऑफिस कहाँ है। जैसे कि एसएससी का यूपी के अंदर रीजनल ऑफिस है, सिविल लाइंस केंद्रीय सदन के अंदर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हेल्प के लिए है कि वहाँ पे फिर भी आपको बता दिया गया कि कोई प्रॉब्लम रही तो रीजनल ऑफिस भी है वहाँ पे सेंटर के पास में ही। अब नेक्स्ट आता है कि पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर और बेरहमपुर उड़ीसा, और ये जगह है ईस्टर्न रीजन आ जाएगा ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उनकी जगह, उन जगहों पे, इन जगहों पे एग्जाम होने वाला है। सेम आप कर्नाटका, मध्य प्रदेश और बाकी जगहों का चेक कर लेंगे, ये आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है।
बहुत जगहों पे एग्जाम होने वाला है ये। और आप अपने सेंटर को सिलेक्ट करेंगे अपने फॉर्म भरते में, सेंटर में आपको चॉइस दी जाएंगी, 1 2 या 3 चॉइस रहेंगी, उनको सिलेक्ट करेंगे कहाँ सेंटर, कौन से सेंटर में एग्जाम देना चाहेंगे। अब उन सेंटर को आप चेंज नहीं कर सकते, सेंटर कह लीजिए सिटी कह लीजिए, वो चेंज नहीं होंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये है, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जा रहा है। और बाकी आपको बताया मैंने कैसे प्रोसेस फॉलो होगा। और आपका फिजिकल और मेजरमेंट होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उनका ही होगा जो बाकी सारे स्टेज क्वालिफाई करके आएंगे, जैसे कि एग्जाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद मेडिकल। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट ने जो भी स्कोर करे हैं मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला। एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है एसएससी के द्वारा यूज़ करा जाता है, उसको यूज़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ बनाया जाएगा अगर आपके एग्जाम जो है एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं। और ये कन्फर्म्ड है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, क्योंकि एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस का है और वैकेंसी 7500 समथिंग है, तो इस वजह से जो है कन्फर्म जो है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होना संभव ही जाएगा ये चीज़। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हो रहा है ये आपका, ये वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक से ज़्यादा चॉइस, यानी कि 4 चॉइस मैक्सिमम रहेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऑप्शंस के लिए, उसमें से एक आंसर सही होगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे 100 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे और 100 मार्क्स के वो रहेंगे। सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 15, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड यानी कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर्स जैसी चीज़ें आपकी रहेंगी पार्ट डी में, जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन जो आपको 90 मिनट्स यानी कि टोटल 1.5 आवर्स का समय मिलेगा इस एग्ज़ाम को पूरा पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे रहेगी 0.25 यानी 1/4% ऑफ द अलॉटेड मार्क्स टू द क्वेश्चन। मतलब कि मान लीजिए एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स अलॉट किया गया है तो उसका 1/4 जो भी रहेगा वो एक रॉन्ग आंसर पे काट लिया जाएगा, उन आंसर्स में से जो आपके करेक्ट रहेंगे। अब एक चीज़ और है, टेंटेटिव आंसर्स की आपको एसएससी की वेबसाइट पर प्रोवाइडेड रहेगी जब आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले। सिलेबस की बता देता हूँ, जनरल नॉलेज अफेयर्स का सिलेबस ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि आपका सिलेबस रहेगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें। रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी ट्रीटेड थ्रू क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे नॉन वर्बल टाइप्स के रहेंगे, और सिमिलैरिटी, डिफरेंस, एनालॉगीज, और आपका विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप्स कॉन्सेप्ट, और ऐसी सारी चीज़ें आएंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम आएगा, होल नंबर्स आएंगे, कंप्यूटेशन आ जाएगी उनकी, डेसिमल आ जाएगा, और परसेंटेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें। बाकी आप ये कंप्यूटर वाला सिलेबस भी इस वाले पूरे पैराग्राफ से देख सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं कि द क्वेश्चन पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। देखिए आपसे क्वालिफिकेशन मांगी 12th प्लस, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया 10th प्लस लेवल का, मतलब कि 12वीं तक की तो क्वालिफिकेशन ली जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल 10वीं तक का रखा। अब आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फिजिकल एंड्योरेंस में क्या होने वाला है, उसमें आप समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम के बाद होगा आपका, इसमें आपको बोला गया है कि अप टू 30 ईयर्स, आप जो 30 साल के हो जाते हैं उनके लिए क्या क्या रहेगा। मतलब देखिए इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज वाइज विल बी एज हंड्रेड। अगर कोई कैंडिडेट 30 साल का है, कम से कम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल का है, मतलब कि वो 29 है, 28 है, 30 का भी है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, या फिर वो 25 का है, 20 का है, जो भी यहाँ पे आपकी एज रखी गई थी उसके हिसाब से, तो रेस उसकी ये रहेगी। अब देखिए यहाँ पे अप टू 30 क्यों रख दिया गया, मैं बताता हूँ ये कारण क्या है। जैसे आप देख रहे थे अप्लाई करने के लिए तो एज 18 to 25 थी, जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया, तो ये 30 एज क्यों है, 30 एज इसलिए रिलैक्सेशन वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो उन सबके लिए यही है कि रेस आपकी होगी 1600 मीटर की, 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी 16 फीट की, हाई जंप होगी 3 फुट 9 इंच, आई थिंक ये फुट ही है, आप इसको समझ लेंगे क्या चीज़ है ये। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है
जिन्होंने रेस क्वालिफाई करी वो लॉन्ग जंप में जाएंगे, फिर लॉन्ग जंप वाले हाई जंप में जाएंगे। इस तरीके से होगा। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर क्लियर इन एनी वन ऑफ द 3 चांस गिवन टू द कैंडिडेट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आती है, ये तो आपके फिजिकल एंड्योरेंस के बेस पर है। अब फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको बता दूं, जैसा यहाँ पे बोला है मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फॉर रेजिडेंट हिल एरिया, जैसे कि गढ़वालीज, कुमा कुमाओइनीज, गोरखाज, डोगराज और मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, जो भी सिक्किम नागालैंड जैसे इन जगहों से बिलोंग्स करते हैं, मेघालय असम जैसी जगहों से, और तहसीलदार से अपना सर्टिफिकेट्स वो दिखाएंगे कि वो उसी ही कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि वो उन्हीं जगहों से आते हैं, उसका प्रूफ देंगे वो सर्टिफिकेट के तौर पर, जिससे कि उनको जो है 5 सेंटीमीटर का जो है छूट मिल जाए। जैसे कि 170 की जगह वो 165 पे भी एप्लीकेबल रहेंगे। एस टी में भी 5 सेंटीमीटर का रहेगा रिलैक्सेशन। और बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं। चेस्ट के लिए बोला है कि 81 सेंटीमीटर मिनिमम हो विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट साइज विद विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 4 सेंटीमीटर कम से कम एक्सपेंशन के साथ, यानी कि 81 से 85 ये रहेगा आपका। तो ये भी आप देखेंगे सारा कुछ। फीमेल के लिए अलग लिखा गया है एंड्योरेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, और आप इस तरीके से सारा चेक कर लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा वो आप यहाँ से चेक करेंगे। आप एक आईडी प्रूफ, मैंने आपको बोला इसमें से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं आप फॉर्म भरते में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, तो आपका पहले कंप्यूटर एग्ज़ाम हो जाने के बाद, फिजिकल एंड्योरेंस और आपका मेजरमेंट टेस्ट हो जाने के बाद, उसके बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि लास्ट स्टेज जो एग्ज़ाम का है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आपके पास लिखा है क्या क्या आप ले जाएंगे इस समय। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया मैंने कंप्यूटर एग्ज़ाम, और बाकी प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टाई केसेस के बारे में बोला गया कि भाई 2 कैंडिडेट या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे में किसको प्रेफर करा जाएगा लिस्ट में ऊपर और किसको नीचे, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में जिसके मार्क्स ज़्यादा आ गए उसको ऊपर रखेंगे, फिर अगर उसमें भी सेम आ गए तो पार्ट 2, और इस तरीके से रहेगा। ये कुछ कंडीशन है, अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम सही से नहीं होने देता या फिर एग्ज़ाम के प्रोसेस में कुछ ना कुछ जो है वो मिसबिहेव करता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे उसके लिए लिखी गई हैं। डिपार्टमेंट पीरियड, यानी कि वो 2 साल तक हो सकता है किसी एग्ज़ाम में अपीयर ना हो पाए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी एग्ज़ाम में अपीयर ना हो पाए या अप्लाई ना कर पाए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कमीशन डिसीजन फाइनल, जो कमीशन डिसीजन लेगी वही फाइनल होगा कैंडिडेट से अगेंस्ट अगर वो कुछ ऐसा करता है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी वही सब है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उस कुछ इसमें नया नहीं है। फॉर्म भरने का प्रोसीजर मैंने आपको बोला भी था, रजिस्ट्रेशन यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही बार होगा, बार बार नहीं कराया जाएगा, चाहे कितने भी रिक्रूटमेंट निकाले जाएँ एसएससी के द्वारा। इसमें मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है। और इसके बाद ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखने वाली है ऐसी रजिस्ट्रेशन में। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो से आप आसानी से समझ पाएंगे। जब सबमिट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, फिर आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, और फॉर्म भरते में आपको फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स के इमेज की, कि वो जेपीईजी फॉर्मेट में हो या जेपीजी फॉर्मेट में हो, जेपीजी या फिर जेपीईजी, और इन दोनों फॉर्मेट में से कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है एक्सटेंशन के तौर पर। और दूसरा, साइज़ उसका रखा जाए स्पेसिफिक तरीके से, जैसा उन्होंने बोला है, जितने भी केवी रखा हो वही साइज़ रहे। ये आप देख सकते हैं, फॉर्म के पूरे स्क्रीनशॉट है कैसे कैसे अप्लाई होगा। फिर आप देखिए, फिर आप सबमिट कर देंगे और फाइनली वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फ़ोटो याद रखें, ये पहली वाली जो फ़ोटो है, ब्लैक शर्ट टी शर्ट जो भी है,
ये वाली फ़ोटो वैलिड रहेगी, बाकी सब नहीं रहेंगी। उसकी कंडीशन लिखी गई है, उसके साथ साथ ऊपर की एक्स्ट्रा कलर कर दिया है या टू क्लोज कर दिया है, बाकी सब कुछ। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट फॉर्मेट का। जैसे कोई डिफेंस पर्सनल वाला कैंडिडेट अप्लाई करेगा इस फॉर्म पे, तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल दे देगा कि किस रैंक का ऑफिसर है वो कैंडिडेट, और आर्म फोर्स वो किस डेट पर उसने जो है आर्म फोर्स ज्वाइन करी, और वो सारी चीज़ें, या कब कंप्लीट कर रहा है वो सब। सिग्नेचर वहाँ पे उसको कमांडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और ऑफिस की एक स्टैंप जिसको ऑफिस सील बोल सकते हैं वो यहाँ लगेगी, और फिर वो फॉर्म सबमिट होगा इस फॉर्म के साथ। ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग सर्टिफिकेट रहेगा, SC ST का सेम सर्टिफिकेट रहेगा, और OBC के लिए अलग सर्टिफिकेट है, EWS के लिए भी सर्टिफिकेट है, वो आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है। EWS कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट आता है, कोई रिजर्वेशन वाला नहीं लिया जाता उसमें। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। अब मैं आपको बताया था, कोई ऐसा कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब किसी, या फिर स्पोर्ट मैन है, यानी किसी खेल में वो है और उसके थ्रू वो चाह रहा है कि उसको उस खेल के द्वारा उसने जो अचीवमेंट करे हैं उससे उसको रिलैक्सेशन मिल जाए एज में, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो वो एग्ज़ाम, वो कौन कौन से खेल होंगे, जैसे कि आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्टेरियन, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, ये सारे खेल हैं। देखिए कितने हैं, 23, और 23 ऐसे खेल हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो रह गए वो नहीं होंगे, यहाँ लिस्ट में जो है वही रहेंगे। वो कैंडिडेट जो है वो इस वाले सर्टिफिकेट को सबमिट करके जमा करेगा, ये जो सर्टिफिकेट आपके लगे हुए हैं यहाँ पे। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोड की, बात कर लेता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोड जैसे कि है 10th कोड 1, इंटरमीडिएट 12th के लिए 2, सर्टिफिकेट के लिए 3, डिप्लोमा के लिए 4। ये देखिए ये कोड आपको समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिया गया है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेन बात ये है, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 12th प्लस रखी गई है क्वालिफिकेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी की मैंने आपको दोबारा यहाँ पर टेबल पर लेकर आ गया हूँ और बता रहा हूँ कि 7,547, यानी कि 7,547 ऐसी वैकेंसी हैं जिस पे इस बार जॉब मिलेगी 2023 में, पूरे दिल्ली स्टेट के अंदर, और यू कैन से कि यूनियन टेरिटरी, तो उसके अंदर जॉब रहेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट पूरा सितंबर मंथ रखा गया है इसमें। तो ये आपको बताना था, और मैं सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी जाइए अप्लाई करिए एक एक चीज़ देखकर। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।